जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत में राफेल डील को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये डसाल्ट एविएशन की जो इमेज है उसको खराब कर रही है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसमें यह दावा किया गया कि जो भी विवाद डसाल्ट राफेल को लेकर के मौजूदा समय में चल रहे हैं उसमें भारत के ही कुछ प्रमुख नामचीन हस्तियों का हाथ है। यानी कि सरपा की जो रिपोर्ट और सरपा जिस रिपोर्ट के आधार पर डसाल्ट एविएशन पर आरोप लगा रही है वो कंप्लेन कहीं और से नहीं बल्कि भारत के ही कुछ लोगों के कहने पर दर्ज की गई है। तो आइए इन सारी बातों को जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में, और हम ये वादा करते हैं कि आज के इस वीडियो के बाद आप पूरी रिपोर्ट को समझ सकेंगे और जितने भी कंफ्यूजन अभी तक आपको राफेल कंट्रोवर्सी को लेकर के है आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने 2016 में राफेल डील साइन की थी और जब से ये डील साइन की गई है उसी समय से ये विवादों में है। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि जिस समय उन्होंने राफेल की बात की थी तो फ्रांस के ऑफर कुछ ज़्यादा अच्छे थे और वो भारत के पक्ष में थे, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोदी सरकार ने सिर्फ 36 राफेल जेट्स की डील क्यों साइन की और जो राफेल लिए गए वो ओवर प्राइस क्यों थे। हालांकि ये बातें कुछ हद तक बेतुकी थी और भारत सरकार ने इसको लेकर के अपना पक्ष भी रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को क्लीन चिट भी दे दी गई, उनके तरफ से दे दी गई थी। कुछ समय तक सब कुछ सही चला, लेकिन अभी पिछले महीने फ्रांस की एक मीडिया एजेंसी जिसको मीडिया पार्ट के नाम से जाना जाता है उसने ये आरोप लगाया डसाल्ट एविएशन पर कि डसाल्ट एविएशन ने बड़े पैमाने पर बिचौलियों को पैसा दिया है और ये पैसा राफेल डील की जो ये कह सकते हैं राफेल डील को क्लियर करवाने के लिए दिया गया था। अब यहाँ पर डसाल्ट एविएशन ने अपना अलग पक्ष रखा था, मीडिया पार्ट और सरपा ने अपना अलग पक्ष रखा था। डसाल्ट एविएशन ने यह कहा था कि उन्होंने जो पैसे अपने इंडियन पार्टनर्स को दिए थे वो तकरीबन 50 रेप्लिका बनाने के लिए दिए थे। उसके बाद सरपा ने यह सवाल उठाया कि अगर ऐसी बात है तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण या इसके कुछ प्रूफ हमें देने होंगे, और डसाल्ट एविएशन पर उन्होंने अगला आरोप ये लगाया कि किसी दूसरे देश को रेप्लिका बनाने के लिए पैसा देने का क्या तुक था, और अगर आपने पैसा दिया तो ये बताइए कि कितने यूनिट तैयार हुए रेप्लिका के, और जो रेप्लिका के यूनिट्स बनाए गए उनमें से पर रेप्लिका की कीमत तकरीबन 2000 यूरो क्यों आई। और डसाल्ट एविएशन ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन मीडिया पार्ट का ये कहना है कि जो जवाब उनके तरफ से दिए गए वो ये कह सकते सेटिस्फैक्ट्री उनके लिए नहीं थे। और उसके बाद से जो विवाद है वो भारत में भी बढ़ना शुरू हुआ और एक बार फिर से जो विरोधी दल हैं उनको एक मौका मिला सरकार को घेरने का। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत ने कुछ गड़बड़ किया है? आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगले साल तक भारत को सारे राफेल जेट मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, राफेल जो है वो इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों के नज़र में है, और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी चल रही है निसंदेह फ्रांस की या डसाल्ट एविएशन की जो इमेज है उस पर वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि फ्रांस की नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने ये कहा है कि उन्होंने एक जज को अपॉइंट किया है जो 2016 में किए गए एग्रीमेंट का एक सिरे से जांच करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि मीडिया पार्ट और सरपा की तरफ से जो रिपोर्ट यहाँ पे दायर की गई है, जो कंप्लेन दायर की गई है वो कितनी सही है। हालांकि सरपा जो कि एक एनजीओ है उसने ये कहा है कि उसको भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स मिले जो राफेल जेट के तरफ इशारा करते हैं, और जहां तक जो अभी तक नाम आया है भारत की तरफ से कंप्लेंट दर्ज कराने वालों का उसमें यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक लॉयर है कोई प्रशांत भूषण, उन्होंने अपना जो कंप्लेन है वो सरपा तक पहुंचाया है या ये कह सकते हैं मीडिया पार्ट तक पहुंचाया है। और इसी कंप्लेन को आधार बना करके ये जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी एनजीओ है, ये राफेल पर अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब यहाँ पे सरकार से कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अपोजिशन के दबाव में या अपोजिशन के इन्फ्लुएंस में ये जांच करवाई जा रही है। वहीं कुछ का ये मानना है कि मीडिया पार्ट को अपनी रिसर्च में कुछ गड़बड़ी मिली। हालांकि ये अभी तक ये एक हवाई पुल बन रहे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मिला है, और जिस जाँच की बात हो रही है ये ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से एक बार कैंसिल की जा चुकी है। अब आइए बात करते हैं राफेल के ग्लोबल कस्टमर्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि राफेल अपनी श्रेणी का एक उन्नत फाइटर है और ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ एक अच्छा फाइटर ही नहीं बल्कि एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट भी है। ये ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने में
सक्षम है, यानी ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। अब क्योंकि राफेल ने बहुत सारे अमेरिकी फाइटर जेट्स और दूसरे फाइटर जेट्स को हरा करके कई सारी डीलें जीती हैं, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। राफेल ने अभी तक यूरोफाइटर टाइफून, F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट तक को कंपटीशन में हराया है। अगर बात आती है कस्टमर्स की, 2018 में राफेल ने एक बार फिर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन बाद में बेल्जियम ने इस एयरक्राफ्ट को लेने से मना कर दिया था। उसके पहले इजिप्ट और कतर ने फ्रांस से ये जेट खरीदे थे। आपको बता दें कि यही नहीं, बेल्जियम को राफेल का जो ऑफ़र था वो कुछ इस तरह दिया गया था जहां पर जॉब और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तक की बात वहां पर की गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वो जो डील थी वो कैंसिल हुई थी और बेल्जियम ने दूसरे फाइटर जेट की तरफ जाने का फैसला किया था। डसॉल्ट एविएशन को इसी साल एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब उसने ग्रीस के साथ एक डील साइन की और इसी के साथ ग्रीस एक पहला कस्टमर बना जो कि $1.2 बिलियन की इस डील को हासिल करके जो यूरोपियन कस्टमर है वो बन चुका था। इसके बाद क्रोएशिया को 12 जेट की डील साइन हुई क्रोएशिया के साथ, जिसमें कुछ यूज जेट भी थे और कुछ नए जेट भी शामिल थे। अब यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स की अब लिस्ट आई है उसमें इंडोनेशिया, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड थे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने हाल ही में अपने F-35 को चुना है। हालांकि स्विस सरकार में ये विवाद शुरू हो गया है और विवाद ठीक वैसा ही है जैसे भारत में राफेल जेट को हुआ था। जो स्विट्ज़रलैंड के ओपोनेंट है या अपोजिशन है वो F-35 का विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली हो सकता है हमारे लिए और किसी भी तरीके का तुक नहीं बनता है F-18 हॉर्नेट्स को हटा करके F-35 को लेने का। वही फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड इस समय रशिया से परेशान है और ऐसा माना जाता है कि वो अपने तकरीबन 60 की संख्या में F-18 हॉर्नेट्स को रिप्लेस करना चाहता है और राफेल को लेकर के डसॉल्ट एविएशन ने उन्हें एक अच्छी वहाँ पे डील ऑफर की है और जो स्विट्ज़रलैंड या फिनलैंड है वो इसी साल दिसंबर तक क्लियर कर देगा कि उसे कौन सा जेट चाहिए। स्विट्ज़रलैंड के बाद बारी आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को भी राफेल का एक पोटेंशियल कस्टमर माना जाता है और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर ये बताया गया था कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने वहां जाकर के कुछ औपचारिक पेपर्स को साइन भी किया है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि डील ऑफिशियली साइन हुई है या नहीं, लेकिन माना जाता है कि इंडोनेशिया को जल्द ही ये जेट का जो डील है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो राफेल की कंट्रोवर्सी है इंडिया में क्यों उठी। देखिए, सन 2000 से ही भारत को अपने MiG-21 और MiG-27 को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छे फाइटर जेट की तलाश थी और 2007 में भारत की तरफ से एक टेंडर लॉन्च किया गया जो कि ये था कि भारत अब मीडियम मल्टीवेट फाइटर जेट्स को खरीदेगा। अब शुरुआती इवैल्यूएशंस में ये पता चला कि राफेल और यूरोफाइटर दो ऐसे टाइप एयरक्राफ्ट थे जो भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। हालांकि उस समय अमेरिकी जेट्स पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून के साथ ये था कि वो एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था। अगर भारत को उसे लेना होता तो उसे तकरीबन 4 देशों से अनुमति लेनी पड़ती और उसमें कस्टमाइजेशन के कोई ऑप्शन भारत के सामने नहीं थे, लेकिन राफेल ये सब दे रहा था। शुरुआत में ये था कांग्रेस सरकार में कि 126 की संख्या में ये जेट्स लिए जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 2016 में 56,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन की गई जिसके तहत 36 राफेल जेट का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया गया। अब इसकी प्राइस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, लेकिन बाद में सरकार ने और इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने ये कहा कि इसमें भारत अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा रहा है। जो पूरी की पूरी 58,000 या 56,000 करोड़ की राशि है, इसमें सिर्फ राफेल जेट शामिल नहीं है। इसमें उनके लिए जो स्ट्राइक पैकेज है जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, मीका मिसाइल और भी दूसरी चीज़ें वो शामिल हैं। इसलिए इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अब नए जेट आ रहे हैं तो इनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इनका मेंटेनेंस डिपो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए भी खर्चे आएंगे। तो ये मिला करके जो पूरा 56,000 करोड़ की राशि है इसीलिए थोड़ी ज़्यादा हुई है। लेकिन जो अपोजिशन है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई और अपोजिशन ने लगातार सरकार पे और इंडियन एयरफोर्स पे जो करप्शन है और जो फेवरेटिज्म है उसका आरोप लगाया। लेकिन बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसके बाद से अभी तक ये जो राफेल का भूत है या राफेल कंट्रोवर्सी का भूत है वो इंडिया में समय समय पर उठता रहता है और एक बार फिर से इसने ये साबित कर दिया है कि कुछ लोग अभी भी हैं जिनको राफेल डील समझ में नहीं आई है और वो इसीलिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। फिलहाल आपका राफेल डील को लेकर के क्या मानना है? क्या आपका ये भी मानना है कि सिर्फ ये गुमराह करने के लिए या एक बार फिर से फ्रांस में राफेल जेट को लेकर के जो संदेह है वो पैदा करने के लिए शोर किया जा रहा है?
क्या यहाँ पर वाकई करप्शन हुआ है? आप अपनी राय जो भी आप समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।